नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मोतिहारी से आ रही है जहां पर युवक के शव को बरामद किया गया है और युवक के शव की बरामदगी के साथ ये सवाल एक बार फिर से कि ये शख्स कौन, इसकी शिनाख्त क्या हो पाई है। बेतिया के नौतन का ये युवक बताया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुगौली थाना क्षेत्र के डंडी टोला की यह घटना जहां पर स्कूल कैंपस में ही शव जो है वो युवक का लटकता हुआ मिला है। हालांकि अब शव को लेकर पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है कि ये शख्स कौन और इस हत्या के पीछे की वजह क्या है। और अगली खबर भागलपुर के नवगछिया से, जहां किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, जमीन विवाद में गोली मारकर हत्या की गई किसान की और कहा जा रहा है रेलवे की 1.5 कट्ठे की एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद को लेकर किसान को उसके घर में घुसकर गोली मारी गई। किसान का नाम किशन मतवाला बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसे घर में घुसकर घेर कर गोली मारी गई है। रेलवे के 1.5 कट्ठा जमीन पे कब्जे को लेकर सरोज यादव के साथ किशन का विवाद चल रहा था। परिजनों ने सरोज यादव, अनिल यादव, महाराणा यादव, जयराम यादव, रोहित और एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करा है, लेकिन फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। साइड करने के बाद वो लोग फायरिंग करने लगा। कितने आदमी थे? 7 आदमी। किधर से गोली चलाया वो लोग? इधर से आया, इधर से गोली चलाया। क्या चीज का विवाद था? जमीन का। कितना जमीन था? वही 2-3 कट्ठा। तो भागलपुर में जो घटना हुई अनूप एक बार फिर से उसी कानून व्यवस्था की तरफ इशारा करती है जिसे लेकर लगातार तमाम कवायदे की जा रही हैं। और जमुई की खबर का रुख करेंगे। जमुई में भी रंगदारी नहीं देने की वजह से अपराधियों ने दिनदहाड़े एक शख्स की हत्या कर दी और ये पूरी वारदात जो है वो जब सामने आ रही है, इसे लेकर के अब यही सवाल कि रंगदारी नहीं देने पर क्या जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने इसे लेकर जमकर हंगामा किया। सिकंदरा के बिछवे गांव में अपराधियों ने प्रवीण नाम के शख्स की हत्या कर दी गोली मारकर। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण सड़कों पर, तस्वीरें आपके सामने, सड़क जाम किया गया, हो हंगामा और यही मांग कि आखिर क्यों अपराधी इतने बेखौफ हैं। रंगदारी की मांग की जा रही थी। इस शख्स ने रंगदारी देने से इनकार किया, जिसके बाद इसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। मृतक प्रवीण कुमार राजस्थान में मजदूरी का काम कर रहा था। परिजनों ने गांव के ही दबंग युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। मेला लगा हुआ था, मैंने साइकिल रेस होता है तो वहाँ मेला लगा, ठेला वाला आया था। तो उस समय वो सब मैंने भगदड़ करने लगा। तो भगदड़ करने लगा तो मैंने एक दूसरे को मारा तो हल्ला हो गया, तो भागा भागी होने लगा। तो ये गए उनको समझाने के लिए कि ये भाई आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, हाँ, लड़ाई नहीं कीजिए, ऐसा होता ही है। लेकिन उस पर मैंने तुरंत अच्छा, रंगदारी की मांग की जा रही है। रंगदारी भी पहले ही मांग किया था। काहे के लिए, क्यों ऐसे ही हमको इतना पैसा दो। सामने ये सारा चीज हुआ, फिर भी वो अपराधी जो था वहीं पर मौजूद था। उनके सामने, पुलिस के सामने वो फरार हो गया। वो कुछ देर के बाद बोले कि 2 घंटा में इसको अरेस्ट करते हैं। फिर भी वो अभी आए हैं 10 बजे, ये घटना हुआ 10:30 बजे, ये आए हैं 7 बजे, अभी सुबह में आए हैं। तो देखिए, जमुई में रंगदारी को लेकर हत्या हुई तो कोचस में भी विवाह अपराधी बेलगाम हो गए। जी हां, रोहतास के कोचस में पेट्रोल पंप व्यवसायी राहुल सिंह की हत्या कर दी गई है। लूटपाट को लेकर यह हत्या की गई है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो थाना इंचार्ज और जो पेट्रोलिंग इंचार्ज है उनको सस्पेंड भी कर दिया है। तो देखिए, कल हत्याकांड हुई थी। अपराधियों ने कोचस बाजार में कल दिन दहाड़े पेट्रोल पंप के मालिक राहुल सिंह की गोली मारकर हत्या की थी। इसके बाद लोगों में काफी नाराजगी थी, लेकिन अब एएसपी ने कार्रवाई करते हुए कोचस थाने के थानाध्यक्ष राकेश कुमार और पेट्रोलिंग इंचार्ज बाल मुकुंद पासवान को सस्पेंड कर दिया और मामले की छानबीन के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। हालांकि पुलिस कह रही है कि उनके पास कई अहम सुराग भी है, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखिए, कोचस में एक पेट्रोल पंप व्यवसायी थे राहुल सिंह जी, लूट का प्रयास करने के क्रम में उनकी हत्या कर दी गई है। लूट सफल नहीं हो पाई है लोगों के प्रयासों से। अभी तक हम लोगों ने इस दिशा में सारी जांच की, एविडेंस कलेक्ट किए हैं और छापेमारी की जा रही है और आगे भी रात में की जाएगी। कोचस थानाध्यक्ष को और गश्ती दल के जो पदाधिकारी थे एएसआई बाल मुकुंद पासवान, उनको निलंबित कर दिया गया है। उसमें
पेट्रोल पंप मालिक की दिन दहाड़े हुई हत्या मामले में पुलिसिया कार्रवाई हुई है और पुलिस ने कोचस थाना प्रभारी तथा जो पेट्रोलिंग इंचार्ज थे उन्हें निलंबित कर दिया है और पूरे मामले को एएसपी अरविंद प्रताप सिंह देख रहे हैं। चूँकि रात से ही लगातार कल से ही छापामारी चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस को कई सुराग भी मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। और अब बात पटना हाईकोर्ट से जुड़ी हुई खबर की कर लेते हैं, जिसमें शिक्षक बहाली को लेकर के सुनवाई हुई है। लंबे वक्त से शिक्षकों की तरफ से ये मांग रखी जा रही थी कि आखिर इसका कोई निष्कर्ष निकाला जाए, और ऐसे में ये बड़ी खबर उन तमाम शिक्षकों की बहाली से जुड़ी हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की है और सुनवाई के साथ प्रक्रिया में तेजी लाने की बात कही गई है। सीटीईटी पास उम्मीदवार बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे और 23 नवंबर 2019 के पहले जो तमाम उम्मीदवार में शामिल हुए थे वो ही अब इसके लिए एलिजिबल होंगे। नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने को लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। 94,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, जिसमें अब तेजी लाने की बात कही गई है। दरभंगा में 9 दिसंबर को 14 किलोग्राम सोना की लूट। नहीं पकड़े गए सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी। नहीं बरामद हुआ लूट का 1 ग्राम भी सोना। सात दिनों से हवा में तीर चला रही पुलिस। सात दिन बाद पुलिस के खाली हाथ। जी हां, सोना लूटकांड यानी दरभंगा में जो लूटकांड हुई थी उस मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। 14 किलो सोने की लूट हुई, लेकिन 1 ग्राम सोना भी अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लाइनर जो उनको पकड़ लिया गया, लेकिन अब तक जो सोना है उसकी बरामदगी नहीं हुई है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो नाराज हैं, यहां तक कि विधायक जो हैं बीजेपी के वो भी नाराज हैं और पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहे हैं। 6 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अब तक 14 किलो में से 1 ग्राम भी सोना पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। तो बिल्कुल ये सवाल इसलिए भी मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। बड़ी डकैती थी, दिन दहाड़े डकैती हुई थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांड का उद्भेदन किया है, लेकिन इतनी बड़ी डकैती 7 करोड़ से ऊपर का जेवरात लूटा गया, तो लूटे गए सोने भी बरामद होना चाहिए। और उस दिन जो अपराध में घटना में संलिप्त थे, इनका सभी सीसीटीवी फुटेजों में जिन अपराधियों का चेहरा आया उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए, नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। तो बिल्कुल अनूप, देखिए 5 करोड़ से ज्यादा की लूटकांड को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। लाइनर की गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है, 7 लोग गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन सवाल तो अभी भी बना हुआ। और व्यापारी खुद जिनके दुकान से लूटपाट को अंजाम दिया गया, जब उनसे जानने की कोशिश की गई तो उनकी पीड़ा भी सामने आई। उन्होंने कहा कि सोना तो बरामद नहीं हो पाया, 14 किलो सोने की लूट होती है, 1 ग्राम भी बरामद नहीं हो पाया, तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है और कब तक बरामदगी होगी, इसे लेकर कोई ठोस आश्वासन भी सामने नहीं है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बताते चलें कि तेजी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से बढ़ती जा रही है। ये पुलिस का दावा है कि तमाम स्तरों पर जांच की जा रही है, टीमों का गठन है, 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उस जगह को भी पुलिस वालों ने मीडिया के सामने बताया जहां पर ये अपराधी अपना ठिकाना बनाए हुए थे। हमारी टीम वहां पर पहुंची, खंडहर नुमा ये जगह जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर बड़ी आसानी से कोई भी आ जा सकता है। सीधे तौर पर ये कहिए कि सामाजिक तत्वों का ये अड्डा बना हुआ है, यानी कि शहर में कहीं पर कोई घटना को अंजाम दीजिए और यहां आकर शरण ले लीजिए। जगह तक तो पुलिस पहुंच गई, मीडिया के सामने जानकारी रख दी। इस जगह का जायजा लिया हमारे सहयोगी विपिन कुमार ने।
9 तारीख को दिन दहाड़े सोना लूट कांड में जो 7 आरोपी को पुलिस ने पकड़ने का दावा किया था, वो 7 आरोपी जहां साजिश रचे थे वो उस जगह पर हम हैं। और पुलिस का जो दावा है, जो पुलिस ने अनुसंधान किया, उसके मुताबिक पुलिस ने बताया है कि मंडल लॉज के बगल में जो एक लॉज है जो खाली पड़ा हुआ है, खंडरनुमा है, यहीं पे साजिशकर्ता जो है यहाँ पे आए थे और यहीं से जो है लोगों ने बैठ के जो है कैसे प्लान लूटने का प्लान जो था उसे जो मूर्त रूप देना था उसको लेके जो है यहाँ पर मीटिंग किया गया था साजिशकर्ताओं के द्वारा, जिसमें मधुबनी के दिनेश यादव और वैशाली जिला के जो कुख्यात अपराधी है मनीष सहनी उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे आए थे और यहीं जो बैठ के इसी लॉज में जो है उन्होंने एक साजिश रची थी लूटकांड को लेकर, जिसके बाद जो है अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। यहीं पे रात में ठहरे भी थे वो लोग और यहीं ठहरने के बाद जो है सुबह जो है यहाँ से घटना को अंजाम दिया था। तो अभी भी एक बाइक है बाहर में जो लवारिस लगी हुई है। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जो हैं वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, चूँकि कुछ पुलिस लगातार यहाँ दबिश दे रही है, पुलिस लगातार यहाँ पे आ रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसे में यहाँ पे कोई भी स्थानीय जो है बताने को कुछ तैयार नहीं है। तो ये खंडरनुमा जो मकान है, इसी में साजिशकर्ता ने जो है साजिश रची थी और ये वही बाइक है जो यहाँ जो मोहल्ले के लोग हैं बता रहे हैं कि लावारिस रूप से यहाँ पर है। अभी तक पुलिस जो है इस बाइक को नहीं ले गई है और यहीं पे ये बाइक लगा हुआ है। तो ऐसे में पुलिस इस बाइक की जांच करती तो पता लगता कि ये लावारिस बाइक आखिर यहाँ क्यों लगी हुई है। और ये जो आप पीछे जो लॉज देख रहे हैं, इसी लॉज में साजिशकर्ताओं ने साजिश रची थी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो देखिए, पुलिस लाख दावा कर ले, लाइनर की गिरफ्तारी की बात कर ले, ठिकानों तक भी पहुंचा दे, लेकिन सच्चाई यही कि हाथ अब भी पुलिस के खाली हैं। 1 ग्राम सोना पुलिस बरामद नहीं कर पाई, जबकि 14 किलो सोने की लूट हुई है। चलिए अब एक इसके तार भी आपको बताते हैं कि इस लूट कांड के तार कहां जुड़े। मधुबनी की बात सामने आ रही है, मधुबनी के तार जुड़े हुए हैं, मधुबनी से तार इस लूटकांड के। और कहा जा रहा है कि जयनगर का जो इलाका है मधुबनी का, जो नेपाल से सटता हुआ इलाका है, यहां के कुछ अपराधी इस लूटकांड में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल आईटी सेल की मदद से पुलिस इनकी तलाश कर रही है, छानबीन कर रही है। दरभंगा में सराफा व्यापारी के यहाँ करोड़ों की सोने लूट की मामले की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे दरभंगा पुलिस के मुताबिक 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मधुबनी जिले से जो दरभंगा का पड़ोसी जिला है वहां से भी 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। दरभंगा पुलिस से जानकारी मिल रही है, इसमें मधुबनी के जयनगर इलाके का एक जो बदमाश, जो निगरानीशुदा बदमाश बताया जा रहा है, दिनेश यादव, उसकी संलिप्तता भी कहीं न कहीं इस मामले में सामने आई है। तो पुलिस को जो साइबर सेल से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पुलिस बता रही है, दरभंगा पुलिस का कहना है कि जो इस मामले का मास्टरमाइंड था वो दरभंगा का ही एक सोने का कारोबारी है और वो दिनेश यादव के साथ मिलकर ही इस पूरी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। लेकिन जब इन लोगों को लगा कि इस बड़ी वारदात को इन लोगों के बस की नहीं है, तो फिर इसमें कई और बदमाशों को भी शामिल किया गया, जिसमें एक बिहार और झारखंड का जो एक बड़ा लूट का गैंग है उसकी संलिप्तता सामने आ रही है। फिलहाल इस मामले में जो मधुबनी जिले का जो तार जुड़ रहा है, उसमें मधुबनी के जयनगर इलाका जो ये नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ से पुलिस जो एसटीएफ टीम आई थी, वहाँ से बताया जा रहा है कि 3 लोगों को फिलहाल ले जाया गया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है दिनेश यादव, वो अभी भी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो साइबर सेल से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये इन लोगों का प्लान था कि जो सोने का जो लूट होगा वहाँ उसे फिर यहाँ नेपाल बॉर्डर के जरिए फिर नेपाल ले जाकर वहाँ बेचने का प्लान था। और पुलिस अभी इसी लाइन पे जांच शायद आगे बढ़ा रही है। अब देखना है कब तक जो इसका जो मेन ये सोने का अभी तक जो लूट का सामान है वो बरामद नहीं हुआ है, या पूरा खुलासा जो पुलिस कब तक कर पाती है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। बिल्कुल अनूप, देखिए जिसकी शंका अब पुलिस जाहिर कर रही है उसकी प्लानिंग इन अपराधियों ने कितनी पुख्ता तरीके से की होगी, जिसमें मधुबनी के क्रिमिनल्स को भी शामिल किया जाता है, पूरी प्लानिंग की जाती है, जगह का चयन किया जाता है, टाइमिंग सेट की जाती है और लूटपाट को दिन दहाड़े सरेआम अंजाम दिया जाता है। और साथ ही साथ इस पर सियासत भी खूब हो रही है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पुलिस की कार्यशैली, जिसे पुलिस अपनी पीठ थपथपाते हुए 7 लोगों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, उसमें आखिर सोना बरामद अब तक क्यों नहीं हो पाया। अपराध पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम है। पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है।
दरभंगा में सोना लूट कांड में अभी तक सोना बरामद नहीं हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरह से नाकाम है, उनका पुलिस प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। तो देखिए आरजेडी जहां इसका विरोध करे और कह रही कि सरकार नाकाम है, प्रशासन नाकाम है, तो देखिए विभा जाहिर है जेडीयू बचाव कर रही है अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि पुलिस काम कर रही है और बहुत जल्द अपराधी जो है वो शिकंजे में होंगे, पुलिस के शिकंजे में, और बहुत जल्द इसका खुलासा भी हो जाएगा। देखिए दरभंगा में जो सोना लूट हुआ वो हमारे लिए और सरकार के लिए चुनौती था, लेकिन बिहार पुलिस सक्षम है और वो आरोपी को गिरफ्तार भी किया। जो लोग आरोपित थे, सोना ही बरामद होगा, ये कानून का राज है। अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं। पूर्व के शासनकाल में अपराधी अपराध करता था, पकड़े नहीं जाते थे। मेरा दावा है अपराधी ही पकड़े जाएंगे, सोना जो लूट हुआ वो भी बरामद होगा। हमको बिहार पुलिस पर भरोसा है। तो इस घटना के बाद अनूप कई तरह के सवाल, और इन सवालों को न्यूज़ 18 उठा रहा है कि पुलिस अब तक लूट कांड में जिसमें सोने की लूट की गई उसकी बरामदगी क्यों नहीं कर पाई है। वही सवाल यह भी कि सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी आखिर क्यों पकड़े नहीं गए हैं। तो 7 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है। ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि सोना की लूट होती है, दिन दहाड़े होती है, और इसके बावजूद भी 7 लोगों की गिरफ्तारी, वो 7 लोग जो सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे, और सोने को लेकर 1 ग्राम सोना भी अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, खबरें और है, बने रहिए हमारे साथ। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। What other technologies or developments are you excited about now, and where do you see the country in the next 5 to 10 years? Well, as I mentioned to you, Mark, I really see India accelerating as a premier digital society. I see us integrating both 5G, and just yesterday our Prime Minister has said that he wants every village and every Gram Panchayat. India has 680,000 villages, and we have a population of 1.3 billion people. And he wants everybody to be empowered on the information highway with high-speed fixed broadband, and which is happening. We also think that compute and very low latency compute is real, right? I think that there is a great opportunity for really bringing education and healthcare with the second generation reforms that were done in the last 6 months, right? We have a unique opportunity in terms of, and as Geo, we are connecting all the 1.9 million schools in India and the 58,000 universities. At any point in time, we will have in the coming decades about 200 million children or young adults between the age of 3 and 18 in our education system. And I think that in a span of 10 years, right, we can set for ourselves an objective really to reskill India. And the talent that you talked about, right, can improve 10x, right? Today you're just seeing the creamy layer, but that's what technology can do to really make a better India and a better world. The same thing we can do in health and all the emerging technology and integrations where we can make sure that we deliver services and we deliver good proactive health. We've learned that, and I think we're going to use technology. We are working very closely with all the authorities to make sure that we provide the technology tools and backbone for even vaccination in the coming quarters, right, using technology. So I think health, education, we've already and I think that what India has done is, in a sense, we have democratized value creation with the drive of our Prime Minister. And you can see it in payments, you would see it in terms of making sure that technology is easily available, and we've made it affordable so that millions of people, even at this lower per capita basis, can use this in a large market. And with that,
finally I really see the enterprise and the enthusiasm of young Indians and the aspirations of young Indians and their confidence. तो बिल्कुल आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी और फेसबुक के जुकरबर्ग के बीच इस वक्त वर्चुअली मीडियम के जरिए बातचीत। और देखिए, जियो ने अपनी एक पहचान, मजबूत पहचान लोगों के दिलों में पहले से बनाई हुई है। फेसबुक की पहले से अहमियत लोगों के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए, और अब दोनों का कोलैबोरेशन और इसके साथ एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी पहचान लोगों तक बड़ी आसानी से इस डिजिटल माध्यम से मिलने वाली है। विभा, जियो मार्ट के बारे में भी मुकेश अंबानी बात करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा है कि एक कोलैबोरेशन भी होगा आने वाले वक्त में। जियो के जरिए या फेसबुक के जरिए जो पहचान बनानी है, डिजिटल मार्केट की बात कही जा रही है, वो बढ़ेगी। और देश के बारे में भी बहुत सारी बात मुकेश अंबानी ने बताई कि कैसे कोविड से लड़ने के लिए आरआईएल कैसे काम कर रहा है, देश के साथ मिलकर काम कर रहा है, और तमाम तरह की बातें उन्होंने जुकरबर्ग से की है। बिल्कुल। और चलिए अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। खबर सीतामढ़ी से है, जहां पर देखिए जो सरकारी अस्पताल हैं वो उन अस्पतालों की व्यवस्था कैसी है। आसपास अस्पतालों में भले इंतजाम न काफी दिखते हों, लेकिन उसके आसपास जो एक तरीके से संगठनिक तौर पर अस्पतालों एक्सरे करने के लिए जो जांच केंद्र होती हैं, अल्ट्रासाउंड के केंद्र होते हैं, वो धड़ल्ले से चल रहे हैं। अवैध जांच केंद्रों पर अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल भी है, क्योंकि स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर के कार्रवाई के लिए विभाग के पास कई बार अनुरोध किया, पत्र लिखे गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।